भावना सत्यं करोमि यत् अहं भारतस्य संविधानस्य प्रति यथा कानूनेन स्थापितं यथार्थं विश्वासं निष्ठां च धारयिष्यामि देशस्य सम्प्रभुत्वाम् एकतां च निर्वहयिष्यामि करिष्यामि च यस्मि कार्यालये अहं प्रवेशं कर्तुं प्रवृत्तः अस्मि तस्य कर्तव्यं निर्वहति निष्ठया निर्वहति। मैं सभी सदस्यों को सूचित करना चाहूंगी कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा क्षति है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनकी कुल परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। माननीय प्रधानमंत्री जनरल बिपिन रावत एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। भारत उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूलेगा। माननीय प्रतिपक्ष नेता पूर्वी सोनी बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के निधन से स्तब्ध और व्यथित हूँ। आज देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं, हादसे में जान गंवाने वाले सभी योद्धाओं को श्रद्धांजलि, शोक संतृप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। सभी सदस्य 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में मंत्रियों का परिचय कराएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और सदन को आपके माध्यम से अपने इन साथियों का सदन में परिचय कराती हूँ। कुमारी सुप्रिया यादव वित्त मंत्री, कुमारी सोनी ठाकुर ऊर्जा मंत्री, कुमारी प्रियंका साहू स्वास्थ्य मंत्री, कुमारी रोशनी साहू परिवहन मंत्री, कुमारी रिया सिंह पर्यावरण मंत्री, कुमारी चांसी रजवाड़े मानव संसाधन एवं विकास मंत्री, अनुजा चौधरी श्रम एवं रोजगार मंत्री, लीलावती सिंह महिला बाल विकास मंत्री, मोहम्मद आरफिन कृषि मंत्री, समीर देवानंद रेल मंत्री, लोक प्रकाश गृह मंत्री, कुमारी सुमन खाद्य सुरक्षा मंत्री, आदिल अकमल रक्षा मंत्री, महेंद्र कुमार विदेश मंत्री, रघुवीर केंद्रीय इस्पात मंत्री। माननीय संसद सदस्य संसद कार्य प्रक्रिया नियमों के तहत प्रश्नकाल प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 101 माननीय संसद सदस्य प्रियंका लकड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि पूर्व महामारी काल से, अध्यक्ष महोदय, पूर्व महामारी काल से आज महंगाई आसमान छू रही है। बजट में भारत के लोगों को निराशा हाथ लगी है। खाद्यान्न, दवाइयाँ, यातायात की वस्तुएं महंगी हो गई है। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, पेट्रोल डीजल का दाम इतना अधिक बढ़ गया है कि आम आदमी को इसे खरीदना मुश्किल हो गया है। महंगाई को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? माननीय वित्त मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस के कारण लोगों को जो नुकसान पहुँचा है, इसके बावजूद भी हमने आर्थिक विकास की दर को गिरने नहीं दिया। हमारी सरकार ने खाद्यान्न, दवाई, यातायात तथा दैनिक जीवन की वस्तु सस्ती की है। ये सभी कहने की बातें हैं महोदय। वास्तविकता तो ये है कि दैनिक उपयोग की वस्तुएं आज भी उतनी ही महंगी है जितनी पहले थी। आपको बढ़ती महंगाई दिखाई दे रही है, परंतु लोगों की बढ़ती आमदनी आपको दिखाई नहीं दे रही है। महंगाई के साथ साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ाई गई है। यहाँ तक कि कई राज्यों में तो बिजली की दर पर छूट भी की गई है। हमारी सरकार आज हर कठिनाइयों से उभरने में कामयाब है। महंगाई के अंकुश पर हमारी सरकार आज पूरी तरह सजग है। कितनी सजग है ये तो हम देख ही रहे हैं महोदय। तभी तो बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई
महंगाई को देखकर मुझे आधार कार्ड की नहीं बल्कि उधार कार्ड की जरूरत महसूस होती है। कृपया शांत हो जाए। जब विपक्ष में होते हैं तो महंगाई पर बड़े सवाल उठाते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो उसका जिम्मेदार सरकार को बताते हैं। यह कहाँ की बात हुई जनाब? हमारी सरकार ने पेट्रोल डीजल उत्पाद शुल्क कम किया, महंगाई के दलहन व तिलहन के आयात को कम करने की तैयारी की है। यहाँ तक कि हमारी सरकार ने उद्योगों को राहत प्रदान कर आम आदमी तक सस्ता सामान उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। महोदया जी, विपक्ष महंगाई की बात करते हैं, मैं मानती हूँ कि कीमत बढ़ी है परंतु औसतन नहीं बढ़ा है। अगर महंगाई होती तो आज की भोजन की थाली में तथा आपके समय की भोजन की थाली में कोई अंतर नहीं होता। आज की भोजन की थाली में पनीर, बिरयानी, चाउमीन, आलू पराठा, पूरी पराठा, फल फूल और न जाने कितने सामान होते हैं। आपके शासनकाल में तो केवल मेहमानों के आने पर ही अनाज दाल बनाते थे। अरे हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास बाइक, स्कूटी, बुलेट कार है और चढ़ने वाले सिपे। अब बताइए महंगाई कहाँ है? ये तो रही अमीरों की बात महोदया, गरीबों के लिए क्या किया जा रहा है? धन्यवाद ईश्वर को, आपको गरीबों की याद तो आई। अरे आपके यहाँ तो बच्चे जन्म से ही सोने की पालकों में झूलते हैं। अरे जनाब, आपको क्या पता कि आलू पेड़ पर उगते हैं या जमीन पे? हमारी सरकार ने गरीब बच्चों के लिए 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है। यहाँ तक कि गरीब बच्चों को फ्री में ड्रेस तथा पाठ्य पुस्तक भी उपलब्ध करवाई है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा व सिलेंडर तो दिया है, परंतु सिलेंडर भरवाने की वर्तमान राशि 1150 रुपए है। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, 1150 रुपए। गरीब जनता सिलेंडर भरवाए तो कैसे भरवाए? कृपया शांत रहें। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत घर घर गैस चूल्हा सिलेंडर उपलब्ध कराया। यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का कहना है कि आम जनता को घरेलू गैस उपलब्ध कराना इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, परंतु ऐसी उपलब्धि का क्या फायदा जनाब, जहां आम आदमी महंगाई के बोझ तले दब जाए? शायद आपको मालूम नहीं है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेज लॉन्च किया गया, जिसे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 महीने तक फ्री गैस दी गई थी। आपको यह भी बता दूं महोदया, शायद आपको पता नहीं है कि सब्सिडी की राशि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी गई है। और रही बात घरेलू गैस की कीमतों को कम कराने की, तो इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयत्नशील है और जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। और अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि महंगाई को कम करने के लिए मेड इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है। धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 102 माननीय संसद सदस्य दिव्या राजवाड़े। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से पूछना चाहूंगी। मैं यह जानने को इच्छुक हूँ कि कोरोना काल में निजी विद्यालय और महाविश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से जबरन शुल्क वसूले जाने को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? महोदया, मेरा पूरा प्रश्न यह है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री ने बच्चों की वित्तीय सहायता के लिए क्या किया है? माननीय शिक्षा मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि कोरोना वायरस के दौरान निजी विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा जबरन शुल्क वसूले जाने पर सरकार ने पर्याप्त कार्यवाही की है तथा पूर्ण राशि का 70% वापस लिए जाने का भी प्रावधान कर दिया गया है। साथ ही साथ यदि किसी अभिभावक की शारीरिक या आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर उनके बच्चे द्वारा शुल्क नहीं लिए जाने का भी प्रावधान कर दिया गया है। माननीय महोदया जी, नेशनल एजुकेशन 2023 के अंतर्गत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बच्चे पढ़ाई की ओर प्रोत्साहित होंगे। प्रश्न क्रमांक 103 माननीय संसद सदस्य अनुज वर्मा। Honorable Speaker, thank you for this opportunity. My question is for Ministry of Defence. Before a year, Bipin Rawat died. What facilities do you provide for the benefits of our Avengers? माननीय रक्षा मंत्री। माइक में साउंड नहीं है। माइक Honorable Speaker, I want to tell you, we have provided better facilities for our soldiers. We are providing better health facilities and all other needs for our soldiers. And
Why are you? I want to convey a message to our party members and non-party members that we have provided a plan named Underground Seawater Treatment. In this plan, our army soldiers are allowed to stay in well-developed underground areas in critical and situations, which is very good for our soldier army protection. And after the death of Mr. Bipin Rawat sir, we have also changed the costume of our army soldiers, which is now in green color, dark printed costume. Thank you. प्रश्न क्रमांक 104 माननीय संसद सदस्य रोशनी साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न पर्यावरण मंत्री जी से है। सरकार की तरफ से कोयला उत्खनन के लिए कुछ वन क्षेत्रों को चुना है। हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इससे जो बुरा प्रभाव पर्यावरण पर, वन्य जीवों एवं पेड़ पौधों पर पड़ेगा, इस विषय पर सरकार ने क्या व्यवस्था की है? कृपया शांत हो जाए। माननीय पर्यावरण मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि पर्यावरण पर जो बुरा असर पड़ा है, उसके लिए काफी जनसंख्या में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। वन्य जीवों के लिए अलग से अभयारण्य बनाकर सुरक्षा की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या उत्खनन शुरू होने से पहले पर्यावरण पर ध्यान दिया जाएगा? शुरू होने के पूर्व ही पर्यावरण कार्य सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। महोदय जी, मेरा तीसरा पूरक प्रश्न यह है कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? उस क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को अन्य क्षेत्रों में विस्थापित कर बसाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को उत्खनन में नौकरी दी जाएगी। प्रश्न क्रमांक 105 माननीय संसद सदस्य पूर्वी सोनी। धन्यवाद महोदया। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि महोदया जी, भारत में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कई राज्यों में मांग की जा रही है, साथ ही साथ कई आंदोलन भी किए जा रहे हैं। महोदया, कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। कर्मचारी ने 30-35 वर्ष की सेवा सरकारी क्षेत्रों को प्रदान की है, तो बुढ़ापे के समय में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों का हक भी है। किंतु महोदया, न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित के साथ खिलवाड़ है। बुढ़ापे के समय वो दूसरे पर आश्रित हो जाएंगे तथा सरकारी कर्मचारियों की स्थिति में प्राइवेट के समान बन जाएगी। सरकार के संबंध में क्या कहना है? माननीय वित्त मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि पुरानी पेंशन बहाल के लिए भले ही देश भर में आंदोलन चल रहे हो, परंतु मैं इस सदन को स्पष्ट करा देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार इस विषय को बहुत ही गंभीरता से ले रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि पुरानी पेंशन बंद करने का मूल कारण राज्यों पर बढ़ता वित्तीय भार था, जिसे राज्यों को ओपीएस तथा एनपीएस का चुनाव करने का अधिकार दिया गया तथा अधिकांश राज्यों ने एनपीएस की सिफारिश की तथा पीएफआरडीए से सहमति जताई थी। और हमारी सरकार यह जानती है कि सरकारी कर्मचारी रीढ़ की हड्डी है और उनकी पेंशन का विस्तृत अध्ययन करने के लिए महोदय कई समितियों का गठन किया गया, और जब उन समितियों की रिपोर्ट आएगी तब हमारी सरकार इसे ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष जरूर रखेगी। महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहती हूँ कि वर्तमान बजट में मध्यम वर्गीय परिवार को एक बड़ी राहत दी गई, जिसके अंतर्गत 7 लाख की आय पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। धन्यवाद। किंतु महोदया, बुजुर्गों की संवेदनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि पुरानी पेंशन प्रणाली के जो फायदेमंद बिंदु हैं, उन्हें नए पेंशन प्रणाली में पुनः लागू किए जाएं। महोदय, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि पुरानी जनसंख्या तथा आज की जनसंख्या में बहुत अंतर है। आज की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हमारी सरकार ने न्यू पेंशन का समर्थन किया है। प्रश्न क्रमांक 106 माननीय संसद सदस्य सोनू पाल। Thank you for this opportunity, ma'am. My question is for Agriculture Minister. What steps have you taken to better agriculture facilities? माननीय कृषि मंत्री। Honorable Speaker, ma'am, I want to say that we have taken steps towards poor farmer. We have increased the price of paddy seeds per kg and providing pesticides and weed seeds to the farmer. In increasing
In agriculture sector, many provisions have been made in the budget for the agriculture and farmers welfare, including like in farm credit to 20 lakh crore rupees for the next fiscal, promotion of millets and startups. Thank you. प्रश्न क्रमांक 107 माननीय संसद सदस्य रोशनी देवांगन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे श्रम व रोजगार मंत्री जी से प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। माननीय मंत्री महोदय, क्या वर्तमान स्थिति में बेरोजगारी जैसे विषयों पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है? आपने जो योजनाएं बनाई थी वो विफल हो रही हैं। बेरोजगारी का कारण किसे मानती हैं? मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम विपक्ष की बात से सहमत हैं कि बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन हमारे देश में केवल सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार समझा जाता है, जो कि गलत है। स्वयं के व्यवसाय शुरू कर ऊंचाई पर जाना भी रोजगार है। साथ ही साथ सीमित संसाधन में बढ़ती जनसंख्या भी इसका महत्वपूर्ण कारण है। ऐसे में बेरोजगारी का समाधान ढूंढने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुद्रा लोन, कौशल विकास, स्टार्टअप, रोजगार गारंटी योजना जैसी अनेक योजनाएं लगातार बेरोजगारी कम करते जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहती हूँ कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा युवकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं तथा उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि ITI व लाइवलीहुड कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्था आदि। धन्यवाद। कृपया शांत हो जाए। प्रश्न क्रमांक 108 माननीय संसद सदस्य प्रियंका लकड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि रोज समाचार व अखबारों की सुर्खियों में महिलाओं को असुरक्षित घोषित किया जा रहा है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दिन प्रतिदिन उनके साथ दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इस विषय पर आपकी सरकार क्या कर रही है? कृपया शांत हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला रक्षा एक बहुत बड़ा मसला है और सरकार इसके प्रति बेहद गंभीर है। सरकार ने इसके लिए कई ऐप लॉन्च किए हैं, जैसे महिला अभिव्यक्ति है, जिसके तहत महिलाएं कहीं भी उस ऐप को क्लिक कर अपने आप को सुरक्षित कर सकती हैं तथा अपने असुरक्षित होने की जानकारी गोपनीय ढंग से नजदीकी थाने को दे सकती हैं। साथ ही साथ समस्त विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी आत्मरक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। गली चौक सभी तरफ CCTV की व्यवस्था कड़ी कर दी गई और सुरक्षा के उपाय बढ़ा दिए गए। CCTV के कार्यों से तो आप भली भांति वाकिफ होंगी महोदय। अरे उनमें से आधे से अधिक या तो खराब होते हैं या आधे मॉनिटर पे अपराधियों के चेहरे ही स्पष्ट नहीं हो पाते। सुनने में तो अत्यंत लुभावने प्रतीत होते हैं आपके आश्वासन, परंतु महोदय इन सभी बातों का वास्तविकता से कोई वास्ता है या नहीं? आपकी सरकार के आने के बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में आकाशव्यापी उछाला है, जिससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। अरे आपका पुलिस डिपार्टमेंट रिकॉर्ड ही यह बताता है कि यूपी में नारियों के खिलाफ जघन्य अपराध 30% से बढ़कर 35%, MP में 35% से बढ़कर 40% और दिल्ली में 40% से बढ़कर 50% हो गया है। कृपया शांत हो जाए। मंत्री महोदय, आपको ये बताएं, आपराधिक मामलों में कमी कितनी आई है? आए दिन दूध हुई बच्चियों से लेकर वृद्धाओं तक की इज्जत सरेआम कत्ल हो रही है और सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है, बड़ी बड़ी बातें करती है। कृपया शांत हो जाए। निर्भया कांड तो आपके शासनकाल में हुआ था, आपने क्या किया महोदय? आए दिन द्रौपदी का चीर हो रहा है, सीताएं हरी जा रही है। अरे अब तो मन होता है बोल उठो द्रौपदी, सच संभालो, अब गोविंद आएंगे, मेहंदी छोड़ो, खड़क संभालो, खुद ही अपना जीव बचा लो। अरे लज्जाहीन बने हैं वो क्या दूसरों की लाज बचाएंगे? कहाँ गई थी ये सोच जब निर्भया का चीर हड़कर अपराधी बेलगाम घूम रहा था? अरे आप का कुछ बोलेंगे जनाब, शीशों के घरों में रहने वाले दूसरों के घरों में क्या ही पत्थर उछालेंगे? प्रश्न क्रमांक 109 माननीय संसद सदस्य संतोषी राजवाड़े। धन्यवाद महोदय। मैं अपना प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहूंगी। पूर्व काल में वैक्सीन की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई, परंतु लोगों के मन में लगातार यह जिज्ञासा रही है कि क्या वैक्सीन से लोगों में
में बीमारी बढ़ी एवं हार्ट अटैक जैसी समस्याएं गाँव में ज्यादातर देखी गई। इसमें कितनी सच्चाई है? यदि यह गलत है तो लोगों के मन से भ्रम कैसे दूर किया जाएगा? स्पष्ट कृपया शांत हो जाए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह स्पष्ट कराना चाहती हूँ कि वैक्सीन जीवन की रक्षा के लिए न कि जीवन के लिए कोई खतरा है। यह वैक्सीन लंबी प्रक्रिया और परीक्षण उपरांत ही जनता के बीच लाई गई है। आता हुआ हार्ट अटैक जैसी समस्याओं के लिए वैक्सीन को दोष देना बिल्कुल गलत है। लोगों के मन से यह धारणा दूर हो, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। वैक्सीन का किसी भी प्रकार से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन का ही प्रभाव है कि कोरोना वायरस वह वर्तमान है, भारतीय जनता का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। शून्यकाल का प्रश्न। अब सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को शून्यकाल के माध्यम से अपने सुझाव व मुद्दों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज का प्रचलन खूब बढ़ा है। फेक न्यूज आतंकवाद से बढ़ती ज्वलंत समस्या बनते जा रही है, जिस कारण देश में सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिल रही है। यह देश के लिए घातक साबित हो सकता है। मैं इस सदन के माध्यम से सूचना प्रसारण मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि वे इस तरह के सोशल मीडिया गतिविधियों पर सख्ती से पाबंदी लगाएं। यह एक गंभीर विषय है। मैं माननीय सदस्य आपका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस तरह के मुद्दों को सदन का ध्यान आकर्षित किया। आप सभी सदस्य मिलकर चर्चा करें, अन्यथा विचार एवं अभिव्यक्ति के हवाला देकर बहुत से लोग हंगामा करने लगते हैं। आप सभी सदस्य एकमत होकर अपना सुझाव दें। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और नहीं आप समय समाप्त हो चुका है। विशेषाधिकार का भंग होना। माननीय कुमारी रोशनी साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि महोदय, लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर टिप्पणी करते समय रायपुर के एक समाचार पत्र पर गंभीर रूप से विशेषाधिकार को भंग किया है। समाचार पत्र ने बेईमानी के उद्देश्यों का आरोप लगाया है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे इस मामले का सदन में उठाने की अनुमति दी जाए। माननीय कुमारी रोशनी साहू, क्या आपने इस संबंध में नोटिस दिया है? आप समाचार पत्र की कटिंग के साथ नोटिस दे सकती हैं और मैं इस पर विचार करूंगी। आप अचानक इस तरह के प्रश्न नहीं उठा सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज प्रातः 10 बजे इसका नोटिस दिया है। इसकी जांच की जाएगी। जब मेरे पास आएगा मैं इस पर विचार करूंगी और आपको अपना निर्णय बता दूंगी। अब सभा पटल पर पत्र रखा जाए। कागजातों का सभा पटल पर रखा जाना। माननीय इस्पात खान मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूँ। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 की उप धारा 1 के अधीन निम्नलिखित कागज की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण है। पहला, भिलाई इस्पात संयंत्र का 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट का सरकार द्वारा पुनरीक्षण। दूसरा, नगरनार NMDC स्टील प्लांट का 2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन CAG की टिप्पणी के साथ। राज्यसभा संदेश। महासचिव युवा संसद का राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ें। श्रीमान, मुझे युवा संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद की राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन के अनुसार मुझे 10% जनरल रिजर्वेशन 2022 की एक प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा राज्यसभा की 2022 की बैठक में पारित किया गया था। महासचिव राज्यसभा द्वारा पारित किए गए रूप में विधेयक एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे। महोदया, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए
10% जनरल रिजर्वेशन 2022 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। विदेशी संसदीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत। माननीय सदस्यगण, घोषणा करनी है कि मेरी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से महामहिम श्री गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली एवं सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति श्री चंद्र प्रकाश संतोखी, जो हमारे अतिथि के रूप में भारत यात्रा के पर स्वागत करती हूँ। विधायिक कार्य। माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री महोदय, विधेयक का पुनः स्थापन करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 में संशोधन करने के लिए पुनः स्थापित करने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 में संशोधन करने के लिए पुनः स्थापन करने के लिए अनुमति प्रदान किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनः स्थापन करती हूँ। धन्यवाद। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है कृपया ना कहें। मैं सहमति हूँ। मेरे अनुसार से हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। अनुमति दी जाती है। खाद्य आपूर्ति मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक स्थापन करती हूँ। विधेयकों पर विचार। अब महिला बाल विकास मंत्री आरक्षण 2023 पर विचार किया जाए। माननीय महिला बाल विकास मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करती हूँ कि भारत के संविधान समानता के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव करने के लिए 50% महिला आरक्षण का प्रस्ताव पारित करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाएगा। देश को आजाद हुए 75 वर्ष गए, लेकिन आदि आबादी संविधान की मूल भावनाओं से दूर है। महिलाओं को उत्थान के लिए माननीय सदन के समक्ष विधेयक को लाएंगे। महिलाओं को सरकारी नौकरी, प्राइवेट संस्थान, पंचायत स्तर, विधानसभा, लोकसभा आदि सभी में 50% आरक्षण का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है इस सदन में माननीय सदस्य दल मतभेदों को भूलकर हृदय से इस विधेयक का स्वागत करेंगे और महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चलने हेतु समानता को समान करने में सहयोग करेंगी। और इस शब्दों के साथ मैं प्रस्तावित करती हूँ महिला आरक्षण 2023 पर विचार किया जाए। प्रस्ताव। महिलाओं को समाज में गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी होने के प्रावधान इस विधेयक 2023 पर विचार किया जाए। माननीय वित्त मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ। महिलाओं की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 50% है और आज भी महिलाओं की स्थिति दयनीय है। महिलाओं को आज भी सम्मान नहीं मिल पाया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ। माननीय पर्यावरण मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से यह सरकार का स्वागत योग्य विधेयक है। समाज में महिलाओं की स्थिति तो आज सब जानते हैं, इनका शोषण सर्वव्याप्त है। इस वजह से महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। परंतु मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। समाज में महिलाओं के वर्ग में विभेद है। महिलाओं की वर्तमान परिस्थिति एक भी नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे इन विचारों को ध्यान में रखकर विधेयक में सम्मिलित करने की कृपा करें तो ठीक होगा। मैं विधेयक का समर्थन करती हूँ। विधेयक पास करने से पहले आवश्यक संशोधन कर लिया जाए। माननीय महिला बाल विकास मंत्री सभी सदस्यों की भावना को नोट करें, आवश्यक संशोधन पर विचार करें। महोदया, यह संज्ञान पर आया है, इसका संशोधन कर लेंगे। प्रतिपक्ष नेता पूर्वी सोनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से विधेयक नहीं है। महिला आरक्षण के नाम पर ये सोच समझ षड्यंत्र है। इसमें मंत्री महोदया समाज की उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण
आरक्षित करवाना चाहेंगे। महोदया, आज की स्थिति में आरक्षण देने के पूर्व भारतीय समाज के पूर्व सोचित सोच पर विचार करना होगा। वर्तमान स्वरूप में इस विधेयक का मैं विरोध करती हूँ। मेरा सुझाव सभी राजनीतिक दल अपने दल में आरक्षण प्रारंभ करें, फिर इस पर देश के लिए विचार किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि महिला विधेयक का विरोध कर रही है। शायद यही कारण है कि हमारे देश की महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि महिला ही महिला की दुश्मन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को आरक्षण देने से समाज में महिलाओं का एक स्थान सुरक्षित होगा और पुरुषों की सोच में परिवर्तन होगा। अतः मैं हृदय से इस विधेयक का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। माननीय महिला बाल विकास मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया। उनकी आभारी हूँ जिन्होंने इस विधेयक को रचनात्मक आलोचना दी है। उनके सुझाव के प्रति आभारी हूँ। विपक्ष। माननीय संसद सदस्य प्रियंका लकड़ा। मंत्री महोदय, आपने पुरुषों की परंपरा वाली सोच पर कोई मत नहीं दिया है। क्या इस विधेयक के कारण उनकी सोच में परिवर्तन आएगा? माननीय महिला बाल विकास मंत्री। मैंने माननीय सदस्यों को समुचित उत्तर दे दिया है। एक बार फिर समर्थन के लिए धन्यवाद देती हूँ और इस नियम को लागू करवाने में सहयोग चाहती हूँ और इस विधेयक को पास करवाने में निवेदन करती हूँ। प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 संबंधित मामलों एवं प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। जो इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में कृपया ना कहें। मेरे विचार से हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। ध्वनि मत से नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं विधेयक 2023 पास हुआ। अब ये संसद कोरिया की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। आज की कार्यवाही बहुत अच्छी हुई। आप सभी का धन्यवाद। सभी सदस्य राष्ट्र के काम के लिए खड़े हो जाएं।